लो जी, तैयार हो जाए मेरे तमाम वो दोस्त, तमाम नाजरीन जो कि बहुत खुश होते हैं जब हम कोई शेर व शायरी, कोई म्यूजिक श्यूजिक वाला एहतमाम करते हैं। वो कहते हैं भाई जिंदगी के झमेले तो चलते रहेंगे, अच्छे से तौसीक भाई सुबह सुबह 2-4 शेर सुना दीजिए, दिल खुश हो जाए और फिर हम अपने ज़िंदगी के झमेलों में चले जाएं। डॉक्टर अबरार उमर बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त शायर, बहुत सी किताबें इनके क्रेडिट पे हैं। आज इनसे हम शायरी भी सुनेंगे, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि एक ही शख्सियत में बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही है, इसलिए कि ये MBBS डॉक्टर तो है ही है, मतलब डॉक्टरी, शायरी, उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर की थेरेपी के अंदर चले गए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट है जिसके अंदर आपके रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं कि इंसान के कहते हैं ना, अंदर से जाके मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है कि वो अपने रिलेशनशिप्स में अच्छा परफॉर्म करे। फोबियाज की पिछले दिनों से, बहुत दिनों से बात चल रही है हमारे शो में। राबिया का भी आज मैसेज आया हुआ था, वो हाफजाबाद से भी किसी का मैसेज आया हुआ था, उसमें भी आमना हमें साथ साथ बताएंगे, हम डिटेल में बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये खौफ जो होते हैं, ये फोबियाज जो होते हैं, इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। लेट्स डाइव इनटू अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। डॉक्टर साहब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ लाए हैं और एक ही बंदे में हम 3 बंदों से मुलाकात कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि जो एक शख्स बहुत सी जिंदगियां गुजार रहा होता है, जैसे आप हैं और मैं भी वैसे उसी कैटेगरी में आता हूँ, इसका सबसे मजेदार पहलू क्या है? एक ही जिंदगी में 3 जिंदगियां गुजारने, इसका उसको पर्सनली सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि जब वो अपनी एक ज़िंदगी से बेजार होता है तो स्विच कर जाता है दूसरी की तरफ। और देखें, जब आप ज़्यादा ज़िंदगियां गुजार रहे हैं तो ये भी साथ पैरेलल है। वैसे तो आप एक बड़ी कॉम्पिटेंट लाइफ में हैं और बड़ी ये मुकाबले वाली ज़िंदगी है, और इसके अंदर जो बंदा इलाज भी कर रहा है या प्रैक्टिशनर भी है या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को डील कर रहा है, वो भी मसाइल ज़्यादा हो जाता है। हत्ता कि इंटरनेशनली ये बताया जाता है कि जब आप इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं या काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आपको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो मुझे ये फ़ायदा होता है पर्सनली कि मैं डॉक्टरी, पेशेंट्स और CBT प्रैक्टिशनर और शायरी, ये सारी एक दूसरे को डाइल्यूट भी करती हैं और फिर एक जो है ना स्टेबल पर्सनालिटी बन जाती है और मैं उसमें प्रॉपरली उसको हैंडल कर लेता हूँ। तो ये तो डन है कि आप एक चीज़ से दूसरी में स्विच कर जाते हैं, दूसरी से तीसरी में। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये आपकी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। लोगों को तो इसका फ़ायदा है ही डेफिनेटली। जब मैंने एक शो बताया ही नहीं कि रिसेंटली मैंने बच्चों में भी स्पेशलाइजेशन की है, और फिर मैं सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट भी हूँ। तो मैंने ये सारे काम किए। अब मुझे हिप्नोटाइज ना कर दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए बड़े बड़े प्री रिक्विजिट्स हैं। और पाकिस्तान में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरी आंखों में देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ कहें, मैं देखता हूँ मैं वही करने लग जाऊंगा। नहीं, इसका भी एक पूरी थ्योरी है। इसके लिए पहले तो सरेंडर करना पड़ता है बंदे को, फिर हम आप उसके जो सबकॉन्शियस है उस तक जाते हैं, और ये भी इलाज के मकासद है इसका भी। तो CBT जो है ना वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में। हिप्नोसिस एक कंट्रोवर्शियल जो है प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का, और इसके ऊपर अभी भी लोग कुछ इसे नहीं भी मानते, लेकिन मैंने इसको देखा और ये कमाल है। इसके अंदर एज रिग्रेशन, मैं आपको एक बात सिर्फ बताता हूँ, आपके सवाल तो हैं, मुझे छेड़ दिया। एज रिग्रेशन इतना बड़ा मैकेनिज्म है कि आप बंदे को 10 साल 15 साल पीछे ले जाके तो वहाँ जाके उसके मसले को निकाल लेते हैं जो उसकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, जो उसके सबकॉन्शियस में है। दिस वॉज दैट मच सरप्राइजिंग फॉर मी कि यार ये हो सकता है। लेकिन जब मैंने इसकी ट्रेनिंग ली तो ये वाकई हुआ। हत्ता कि उन्होंने मुझे एज ए सैम्पल वहाँ पे बिठाया और मुझसे भी उन्होंने बातें वो उगलवाईं। इससे आप देखें कि हिप्नोसिस कितना स्ट्रेंज है और इंसान के माइंड में जो चीज़ें गुजर गई हैं उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसको आप निकाल सकते हैं। इसके लिए जो मैं टर्म आपको बताइए, एज रिग्रेशन, यानी आप बंदे को पिछली एज में ले जाके और वहाँ जाके उसकी मेमोरी को रिफ़्रेश करके उससे वो बातें निकलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप देखें ना, ये क्रिमिनल जो साइकोलॉजी है उसके लिए भी यूज़ करते हैं इसको, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में साफज़र फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी उतनी डेवलप नहीं की, अदरवाइज़ दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो इश्यूज़ हैं वो डिप्रेशन, फोबियाज़ जैसे आपने बताया, रिलेशनशिप इश्यूज़ जो मेरा फोकस है, तो मैं ज़्यादातर इन चीज़ों को डील करता हूँ। हिप्नोसिस इज़ समथिंग जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए पैसे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर, और फिर पेशेंट, और इसके अंदर कुछ और इश्यूज़ आ जाते हैं जो कि यहाँ के बैरियर्स हैं सोसाइटी के। तो आप उसके अंदर बड़ी वल्नरेबिलिटी है कि जब आप किसी बंदे को उस लेवल पे जाके हिप्नोटाइज करते हैं तो इसके अंदर एक क्रिमिनल साइड भी निकलती है। और वो जो पेशेंट और क्लाइंट का रिलेशनशिप है वो यहाँ पे पहले ही बड़ा काबिल जिक्र है। उसके ऊपर जो है ना एथिकल इश्यूज हमारे यहाँ बहुत हैं।
अब हम साफ इस प्रोग्राम में एक हद तक बात करेंगे एथिकल इश्यूज़ पे, अदरवाइज़ वो अगर हम उसको करें तो उसके अंदर बड़ी बड़ी बुरी खबरें हैं और उनको हम शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सोसाइटी में फोबिया क्रिएट नहीं करना चाहते। अच्छा जी, फोबियाज की अगर बात करें, आमना पता नहीं इस कंट्रोल रूम में है कि नहीं, राबिया हैं जी हमारी एक दोस्त, राइजिंग पाकिस्तान की व्यूअर, वो कहती हैं जी मुझे हाइट का फोबिया है, सो मच सो कि मैं कहीं ऊपर, मतलब मैं लिफ्ट में भी जब ऊपर जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बस कुछ होने लगा है। इसका कोई तोड़, हाइट फोबिया वैसे बहुत कॉमन है। अच्छा, बहुत कॉमन है। इवन के रिसेंट एक वाक़या हुआ कि खातून अपने शौहर के साथ, ये मेरा ख्याल है सेंटोरस में ही, वो अपने वो सीढ़ियाँ चढ़ी तो वो चढ़ गया बंदा, वो वहीं रह गई। उसने दोबारा उसे टॉन्ट किया और शी स्टार्टेड क्राइंग। उसको फिर NLP की टेक्निक के ज़रिए मेरी जो सीनियर कोलीग हैं उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया। NLP भी एक चीज़ है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एस्केलेटर है, हाँ जी हाँ जी, उसका भी फोबिया होता है। उसका भी फोबिया अफजर है उसके ऊपर, वो भी एक हाइट की ही सूरत है, हाइट की फॉर्म। अब हस्बैंड वाज बिट रूड टू हर, तो ये लोग इसको अंडरस्टैंड भी नहीं करते। अच्छा, लोग तो पुलिस को इतला कर देते हैं, अगर कोई बंदा साइकोटिक बेचारा सड़क पे कोई हरकत कर रहा है तो पुलिस वाले आके उसे मार के उसे मारेंगे, तशद्दुद करेंगे। तो हमारी सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, स्टिग्मा है, प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत बड़ा बैरियर है जो हमें क्रॉस करना है। हम टाइफाइड का तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेंटल इश्यूज में हम बड़े हैंडीकैप्ड हैं। अच्छा, फोबियाज की पहले नंबर पे तो ये है कि फोबिया एक खातून को एक ग्रॉस हॉपर से या एक लाल बेग से फोबिया हो सकता है और वो शॉक में जा सकती है, मर भी सकती है, ख़ासतौर पर ख़वातीन में ज़्यादा है। हम किसी के मसले को छोटा ना समझें। हाइट फोबिया, पानी से डर, ठीक है, और इसी तरह मुख्तलिफ ये जो ये फोबिया कि मुझे लगता है पहले नंबर पे तो हमें, हाँ जी, वो मुझे देखें उस बंदे का पहले तो डिस्कोर्स हम एनालिसिस करते हैं, जाते हैं पीछे। इसके अंदर भी एक टेक्निक है जिसको इमोशनल रीवायरिंग कहते हैं। यानी कि आप समझे, रीवायरिंग से आप समझ ही रहे होंगे कि बंदे की रीवायरिंग करना। एक्चुअली प्रैक्टिकली इतनी रीवायरिंग तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इतनी ज़रूर हो सकती है कि उस फोबिया को जाके हम वाइप ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ लिखते हैं और उसको ब्रश से साफ कर देते हैं, इस तरह उसके पीछे जाना पड़ता है। इसके लिए एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर पीछे जाके, तो ये टेक्निक है इमोशनल रीवायरिंग की। आप मेरे साथ या रीवायरिंग की अभी नहीं, लेकिन मैं बाद में आपसे मिलूं। क्यों नहीं, तो आप मेरे साथ मेरे पास्ट में जाके बिल्कुल ये जान सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। हम वापस जाएंगे, आपकी हिस्ट्री में जाएंगे, यकीनन एक डिटेल्ड सेशंस होंगे और वहां जाके हम देखेंगे कि कहां से शुरू हुआ। खा वो बिल्ली का फोबिया हो, खा वो इंसेक्ट्स का हो, तो कहीं पीछे जाएंगे। इसके अंदर एक फ्लडिंग टेक्निक भी है, मैं टेक्निक भी बता देता हूँ। फ्लडिंग जिसके भी कुछ लोग खिलाफ हैं और कुछ फेवर में। फ्लडिंग ये है कि अगर आपको एक फोबिया है तो आपको पहले एक प्लास्टिक के उसके साथ एक्सपोज किया जाएगा, चोंच के साथ। फिर आपको इससे पहले कि कोई लाइव आए, आहिस्ता आहिस्ता आपको उसके लिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, हाइट पे लेके जाया जाएगा। फिर जहाँ पे जाके बंदे की एंग्जाइटी लेवल बढ़ता जाता है, हम पीछे हटते जाते हैं, फिर उसका एंग्जाइटी लेवल कम होता जाता है एक्सपोजर से, ठीक है। उस एक्सपोजर को हम बढ़ाते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा उसके लिए यूज टू हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि इसके अंदर फ्लडिंग ये है कि अगर आप चीज़ ही ले आते हैं, एक बंदा वो स्नेक से करता है तो उसके अंदर कुछ लोग तो कहते हैं इसको ग्रेजुअल एक्सपोजर दो, कुछ का ख्याल है कि नहीं स्नेक ला के रख दो एक दफ़ा, तो ये फ्लडिंग के डर निकल जाए। फ्लडिंग के नुकसान भी हैं कि बंदा शॉक में भी तो जा सकता है, लेकिन इसके कुछ साइकोलॉजिस्ट इसके खिलाफ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा है कि जी मुझे ये फोबिया है, जलजले का फोबिया। उनको हर वक्त लग रहा होता है कि जलजला आने वाला है। ठीक है, इसमें भी डेफिनेटली एक बंदे देखें कॉग्निटिव, मेरे पास तो मैं तो CBT का प्रैक्टिशनर हूँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन लेवल पे उसके साथ डिस्कस किया जाएगा कि जलजले से क्या क्या मुमकिन हो सकता है। फिर हम एविडेंस बेस्ड थेरेपी करते हैं कि एविडेंस दो कि इससे क्या हो सकता है। एविडेंस पे जाके आप काम करते हैं। देखिए, आपको तो इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि पिछले दिनों मुझे एक ऐसी खातून को थेरेपी देनी थी, हु वाज डाइंग, उसने मर जाना था, उसका किडनी फेलियर है, रीनल फेलियर है। उसका हस्बैंड आके मुझे कहता है कि मेरी वाइफ अब तो डेथ बेड पे है, तो काउंसलिंग वहाँ पे भी होती है। वहाँ पे आप उसको ये तो नहीं कह सकते आप ठीक हो जाएंगी, शी इज़ वेरी मच इन नॉलेज कि मुझे बीमारी क्या है। वहाँ पे आप उसके जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं कि लाइफ इज़ नॉट ओवर हियर, यही नहीं है ज़िंदगी, कंफर्टेबल करते हैं जी, ज़िंदगी यही नहीं है। और ये बहुत बड़ा पोटेंशियल आपके बेनिफिट होता है अगर समबडी इज़ रिलीजियस, उसके कोई रिलीजियस बिलीव्स हैं। अदरवाइज अगर कोई एथीस्ट है और ही डजंट बिलीव इन अल्लाह एंड वो और है, उसके लिए आप बिलीव ही नहीं करते। आप देखें जो नहीं करता उसको हम क्या कह सकते हैं कि अगली ज़िंदगी कौन सी है। यहाँ पे जो बिलीवर्स हैं उनके लिए बड़ा पोटेंशियल है, हमारे लिए भी सहूलत होती है। हमारी सोसाइटी क्योंकि बिलीवर्स पे ज़्यादा मबनी है, बिलीवर्स ज़्यादा हैं, तो इट इज़ वेरी ईजी कि आप उनको बता सकते हैं कि लाइफ इज़ नॉट। जैसे हमारे एक दोस्त जलील आली साहब है, उनकी एक नज़्म है कि ज़िंदगी क्या है, ये तो बागे दुनिया से बागे जन्नत की तैयारी है। अब जब आप बागे दुनिया से बागे जन्नत का कॉन्सेप्ट लाते हैं तो मौत आपके लिए एक हसीना बन जाती,
यू कुड बी रोमांटिक विद डेथ। अच्छा जी, अली साहब का आपने जिक्र किया और शायरी का, तो अली साहब हमारे उस्ताद भी हैं जी। कुछ इनायत हो डॉक्टर साहब। जी जी, मैं आपको एक अपनी गज़ल सुना देता हूँ, उसके ऊपर मैंने टैग लगा लिया है कि मैंने कहा आपका टाइम लाइव प्रोग्राम है तो टाइम ज़ाया ना। हाँ जी, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त, मेरा भी ना हो, मैं ज़्यादा बातें कर सकूं। हम दोनों असल में बेसिकली हमारी हिस्ट्री ब्रॉडकास्टिंग की है और आपसे हम सीखते रहे, आप हमसे सीनियर हैं, तो आपका तो बहुत सीजनड आदमी है आप, आपके साथ बैठने का एक इंटेलेक्चुअल वो जो है वो भी एक कम्युनिकेशन होती है। तो बाहर कमिंग बैक, क्योंकि बातें तो फिर जारी रहेंगी, इससे पहले कि हमारे प्रोड्यूसर कहें कि भाई हाँ ये क्या अंजुमन सताइश बाहमी का इजलास शुरू हो गया। सर, एक गज़ल है, अपने जज्बात के धागे में पिरोए रखा, अपने जज्बात के धागे में पिरोए रखा, चांद को रात के धागे में पिरोए रखा। अपने जज्बात के धागे में पिरोए रखा, चांद को रात के धागे में पिरोए रखा, मेरे दिल ने तेरी तहरीर का सजरा गजरा सोच के हाथ के धागे में पिरोए रखा। क्या अच्छा सजरा गजरा, मेरे दिल ने तेरी तहरीर का सजरा गजरा सोच के हाथ के धागे में पिरोए रखा, जीत के वक्त का एक शोख चमकता मोती, जीत के वक्त का एक शोख चमकता मोती मैंने हर मात के धागे में पिरोए रखा। अरे वाह, जीत के वक्त का एक शोख चमकता मोती मैंने हर मात के धागे में पिरोए रखा, वस्ल की शाम मेरे नाम का आधा हिस्सा, वस्ल की शाम मेरे नाम का आधा हिस्सा, उसने हर बात के धागे में पिरोए रखा। क्या अच्छा, उसने हर बात के धागे में पिरोए रखा। और जर्द मौसम थे मगर हमने तेरी याद का फूल अपने दिन रात के धागे में पिरोए रखा। क्या अच्छा, क्या अच्छा। सदाकारी और ब्रॉडकास्टिंग का जिक्र आपने किया, ये भी आपकी जिंदगी का एक बड़ा ही यादगार मोर देन 15 years, 16 years on FM 100। हाँ जी, ये ऐसा चैप्टर होता है कि मेरा ख्याल है कि जितना मुझे 33-34 बरस माइक्रोफोन के साथ इश्क में मुब्तला हुए और ये मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, इन 34 बरसों के अंदर सबसे जो लॉयल वफादार महबूबा जिसको मेरे को मेरी जिंदगी में रही, क्या बात, वो माइक्रोफोन है भाई। क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छे। इससे ज्यादा वफा कोई महबूबा कर ही नहीं सकता, क्योंकि महबूब सस्टेनेबल नहीं है ना, वो रिलेशनशिप कितना सस्टेन करेगा। और माइक जो है वो इनएनिमेट चीज़ है, वो इनएनिमेट है ना, उसके साथ आपकी मोहब्बत तो जारी रह सकती है। जहाँ पे भी इमोशंस हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस, रिलेशनशिप वाइब्रेशंस, ताल्लुकात, दोस्ती, इवन कि वेदर, माइक का वेदर वही रहता है, उसने आपके साथ कोऑपरेट करना है और आपका मुकम्मल दोस्त है, कोई शक नहीं, सेम फीलिंग। कुछ हमें यादगार कोई वाकया सुनाइए जब आप रात के पहरों में शो कर, कोई एनी इंटरेस्टिंग जो ब्रॉडकास्टिंग में इंटरेस्टिंग वो ये है कि 2 दफ़ा ये हुआ कि हमें देखें एक कंपल्शन भी होती थी प्रोग्राम करने की। प्रोग्राम भी तो आप बाज़ दफ़ा जज्बाती नहीं होते, आप फील नहीं कर रहे होते कि आज प्रोग्राम करना है, लेकिन शेड्यूल में आप शेड्यूल्ड हैं। हाँ। आप जाते हैं और आपका सामने आपका इंतजार कर रहा है। आपको जालसाजी भी करनी पड़ती है, जैसे आप मतलब शोबिज़ से हैं, कई दफ़ा मुस्कुराहट जो है डॉक्टर साहब कह रहे हैं जैसे आप करते हैं मुस्कुराहट जो है वो लानी पड़ती है, ठीक है। और लोगों को नहीं पता चलता, अच्छा फनकार तो वही है, वो इतनी अदाकारी करे। हमने हिस्ट्री में देखा लोगों की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई है और बताते हैं कि हम प्रोग्राम में हमने पता ही नहीं चलने दिया। तो ऐसा कई दफ़ा हुआ, मेरे भी फादर की डेथ हुई, मुझे प्रोग्राम करना था, तो प्रोग्राम चलो हमारा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है, शायरी है उस दिन सैड शायरी हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ जो 2 दफ़ा हुआ वो ये हुआ कि प्रोग्राम के दौरान मैं नहीं चाह रहा आज प्रोग्राम करना, ठीक है, स्लीपलेस भी हूँ, इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं प्रोग्राम में सो गया और मेरे खर्राटों की आवाज़ भी ऑन एयर जा रही है, हत्ता कि लोग ऑडियंस कह रही है कि डॉक्टर साहब सो चुके हैं, और जो मेरा कॉलर है वो मुझे कह रहा है कि डॉक्टर साहब शायद सो चुके हैं, तो मैं अब खुद ही बंद कर लेता हूँ फ़ोन। लाइव प्रोग्राम जा रहा है, इसके बाद इंजीनियर आता है और मुझे कहता है कि सर उठ जाएं। ये 2 दफ़ा हुआ है, लेकिन 15-16 साल की हिस्ट्री में 2 दफ़ा हुआ है। लाइव प्रोग्राम था तो ये हुआ, और शब के ऐसे पहर में होता था। दूसरा ऐसी इश्यूज होते थे कि लाइव में बाज़ दफ़ा तो आपने भी वहाँ से शुरू किया, मतलब FM 100 से तो शुरू क्या किया, शुरू तो आपने बहुत पहले किया, लेकिन आप वहाँ पे स्टार्ट बहुत साल उस इदारे से तो FM 100 में मतलब ये लाइव होता है, बाज़ दफ़ा 8 सेकंड्स का उनका जो डिले है ना वो भी फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो ऐसी बात ऑन एयर चली जाती, वो ऑन एयर चली जाती, उस तरह बहुत सारी बातें, किसी को गाली दे दी किसी ने, या किसी ने आते ही कोई ऐसी उठपटांग बात की, या किसी ने ये सोचा कि हम ऑफ एयर हैं तो हम सर से थोड़ा सा फ्रैंक हो जाएं,
तो वो फ्रैंक होने की जो कैफियत है वो भी ऑन एयर चली गई। उसको कैसे आपने मॉडिफाई करना है, कैसे उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करना है ऑडियंस के लिए एथिकली, वो चैलेंजिंग होता था। ऐसे कई वाक़यात हैं, लेकिन अब उन वाक़यात की फहरिस्त। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं आपका जो इस वक्त ज़िंदगी के आपके इस पहर में जो सबसे ज़्यादा आपका पैशन है, वो है जो आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज करते हैं और ख़ासतौर पे रिलेशनशिप्स के हवाले से। मेरी पीएचडी इसमें है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, थोड़ा सा बता दूं ताकि लोगों के लिए इसको रिलेट करना आसान हो जाए। इनको असल में हमें डॉक्टर कहना चाहिए। ये है डॉक्टर अबरार उमर। अच्छा, मेरी जो मैं बता देता हूँ, मेरा पीएचडी वैसे भी मुकम्मल हुई, डिफेंस है उसका अगले कुछ दिनों में। डिफेंस है, मतलब मैंने पीएचडी इसको अपना सब कुछ मुकम्मल कर लिया है। मैं पीएचडी फेलो हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू डिफेंड माय पीएचडी। मेरे आर्टिकल्स मैंने कहा आपके पीएचडी का जो टॉपिक है वो डिफेंस है, तो मैंने कहा डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भी आप चले गए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने पूरी कर ली। लेकिन डिफेंस आप अपने पीएचडी का इसको फाइनल स्टेज वाला जो डिफेंस होता है वो वाला ऐसा ही है। मेरे इंटरनेशनल जो जर्नल्स थे उनमें आर्टिकल्स छपने थे और मुझे अपने सारे क्लियर करने थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिव्यूअर्स की रिपोर्ट आ गई है इंटरनेशनली। इंग्लैंड से इंटरनेशनल रिव्यूअर्स ने मुझे एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान में एक बिल्कुल नए टॉपिक पे सीबीटी फॉर सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो लोग एडिक्ट्स हैं, सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान में इससे पहले काम इस पर नहीं हुआ। सीबीटी फॉर डिप्रेशन पे तो हुआ है, इस पर नहीं हुआ। तो मैं बेसिकली मेडिकल डॉक्टर हुआ MBBS, फिर मैंने मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में। अब मैं एज ए प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ काम कर रहा हूँ। उसके अंदर जब मैंने पीएचडी की तो मेरा टॉपिक सीबीटी मैंने चुना। सीबीटी क्योंकि मैं पहले ही सीबीटी सर्टिफाइड था, हिप्नोसिस में मैंने सर्टिफिकेशन ली हुई थी, मेरा पैशन था इधर जाना। अब मेरे पास ये है कि मैं एक फार्माकोथेरेपिस्ट तो हूँ ही, मैं काउंसलिंग उधर भी आ गया, तो ये जो कलेक्टिवली है इसमें तो मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली रिलेशनशिप इश्यूज़ में बहुत कंट्रीब्यूशन है। हमें कोई दो बेसिक ऐसे, ज़ाहिर है किसी तफसील में हम किसी एक केस स्टडी को तो नहीं ले सकते, लेकिन ये कुछ स्टीरियोटाइप भी बन चुका है, या शायद दुरुस्त है कि आजकल की शादियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं। मैं बड़ी टू द पॉइंट बात करूंगा। पहले नंबर पे तो ये है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ का बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा है, और जब आप फोबियाज़ की बात करते हैं तो उनको तो एक साइड पे रख लें, लेकिन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सुसाइडल इंटेंशंस, ये तो रिलेशनशिप इशू से इमर्ज होते हैं। इनकी बुनियाद तो रिलेशनशिप इश्यूज़ है। मैंने जब शुरू किया तो मुझे लगा कि पता नहीं और कितनी चीज़ें होंगी, लेकिन जब मैंने इनको रिलेट किया तो डिप्रेशन रिलेशनशिप की तरफ जा रहा था। ठीक है, वो रिलेशनशिप इशू सिर्फ मियाँ बीवी का तो नहीं है ना, जी फैमिली, माँ बेटा, बहनें आपस में, फैमिली का पूरा एक क्राइसिस, और उसके अंदर जो आप अभी कुछ देर पहले आप इमिग्रेशन की बात कर रहे थे, उसमें भी रिलेशनशिप आ जाते हैं। आप बाहर जा रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, आपने शादी किसी इंटररेशियल कर ली है, तो उसके क्या इश्यूज़ हैं। तो डाइवोर्स रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी वजह ये जो वेस्टर्नाइजेशन है, देखिए हमने वेस्ट को एज ए कल्चर और एज ए कहें कि एज ए वो जो एक प्रेशर है सिविलाइजेशन का, जिसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस भी आप कहते हैं, वो तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो जो हमारी कंपैटिबिलिटी है उसके साथ नहीं। हमारी दो तरह की प्रोडक्शन नस्लें पैदा हो रही हैं, एक ट्रेडिशनल जिनकी जुड़त है और एक वेस्टर्न, और यहाँ रहते हुए हो रही हैं, उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो हम मीडिया के दौर में, मैं आ रहा हूँ उधर, हम कम्युनिकेशन के दौर में, हमारा यहाँ पे बंदा एक पैदा हुआ इंग्लैंड में नहीं भी रह रहा, वहाँ इंग्लिश लाइफ नहीं भी गुजारा, तो वो यहाँ भी गुजार रहा है। इससे दो स्कूल ऑफ थॉट हो गए। इन दो स्कूल ऑफ थॉट के लोग जब रिलेशनशिप में इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे कोई पहले वो चीज़ें नहीं होती हैं और एक लव अफेयर होता है, और अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होती है जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट के लोग जब आपस में शादी करेंगे तभी ठा होती है, वो उसमें ठा नहीं होती? उसमें ठा होने के कम चांसेस हैं, कम चांसेस है। ठा तो हो रही है हर जगह पे, वो तो एक डाइवोर्स रेट तो बढ़ गया है, इश्यूज तो हैं, लेकिन जब आप इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज क्या है, मैं उसको कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा फोकस भी यही है और मेरी डेरिवेशन भी यही है। मैंने यही इससे डिस्कवर किया है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। देखिए कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक दूसरे के साथ मिले, आपकी जो इंस्पिरेशन है वो कुछ और है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको वही चीज़ें बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर हस्बैंड अपनी बीवियों की वही खराबियां बताते हैं जिन खराबियों को खूबियां समझ के उन्होंने उनके साथ शादी की। इसी तरह वाइफ्स भी वही बताती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आके। चले एक मैं वाकया, जैसे आपने कहा एक केस, बोथ आर क्लास फेलोज, ठीक है, शादी हो जाती है और उस वक्त लड़की जो है ना उसके मेल फ्रेंड्स भी हैं और वो जॉब भी करती है। शादी के बाद हस्बैंड कह रहा है कि आई डोंट वांट यू टू हैव अ मेल फ्रेंड, जॉब भी नहीं करनी आपको, ठीक है। वो कह रही है शादी की थी तब तो नौकरी कर रही थी, वो नौकरी भी करेगी, वो मेल फ्रेंड्स, वो कहती है आगे से, यानी काउंसलिंग जब मैंने कपल की तो उसने कहा मेरा बाप भी मुझे मना नहीं कर सकता कि मैं मेल फ्रेंड्स ना रखूं।
शोहर बेचारा कहता है कि नहीं, तो उसके अंदर इन लोगों को लेके चलना, कोई दरमियानी सूरत निकालने की कोशिश होती है पूरी, लेकिन समटाइम्स आप नहीं कर सकते, आप डिसीजन नहीं कर सकते। काउंसलर कैन नॉट डिसाइड फॉर समबडी, वो उसको डिसीजन की तरफ जाने में मदद कर सकता है। ठीक, अच्छा जी, वो कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है कि आपके रेडियो के, आपके शेर व शायरी वाले प्रोग्राम के फैंस के भी साथ साथ हमें इस वक्त मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा। कि भाई आज डॉक्टर साहब को आपने बुलाया तो वो लोग बड़ा पसंद करें। हम सब वक्त की कैद में हैं डॉक्टर साहब, और ज़ाहिर है प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा है, लेकिन कुछ इनायत हो। चले मैं आपको अपनी थोड़ी सी गज़ल नई वाली सुना देता हूँ। अच्छा, ये हुआ कि मेरा जो है ना ये सफ़र, ये रोमांटिक शायरी से जैसे होता है, जैसे फराज साहब, फैज़ साहब, आपको पता है कि शायर के यहाँ एक रोमांस की एज होती है, फिर थोड़ी सी मुज़ाहमत थोड़ी सी उधर आती है। ये गज़ल अब थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। इरशाद। मंजिल के इंतज़ार में मारे गए हैं हम। इसको आप जियो पोलिटिकल कई हवालों से ले सकते हैं, जो हम साइकोलॉजिकल अपसेट की भी बात कर रहे थे, सोसाइटी जैसे जा रही है। मुझे तो बड़ा रोमांटिक मिसरा लगा। हाँ, रोमांटिक भी है। मंजिल के इंतज़ार में मारे गए हैं हम, एक दश्ते बेकिनार में मारे गए हैं। क्या अच्छा। पहले कहानियों में था मारा गया हमें, वाह। फिर एक कारज़ार में मारे गए हैं हम। बहुत अच्छा। पहले कहानियों में मारा गया हमें, फिर एक कारज़ार में मारे गए हैं हम। और तफसीर कायनात की गिरहें ना खुल सकें, सोचों के खलफिशार में मारे गए हैं हम। तफसीर कायनात की गिरहें ना खुल सकें, सोचों के खलफिशार में मारे गए हैं हम। पहले तो दुश्मनों की सही हमने नफरतें, फिर दोस्तों के प्यार में मारे गए, फिर दोस्तों के प्यार में मारे गए हैं हम। मरने के कितने खूब मकामात थे मगर, वाह, शौके विसाले यार में मारे गए हैं हम। मरने के कितने खूब मकामात थे मगर, शौके विसाले यार में मारे गए हैं हम। हमको खिज़ां रुतों से उम्र कुछ गिला नहीं, हंगामाए बहार में मारे गए हैं। हंगामाए बहार में मारे गए हैं हम। और मरकज़ पजीर हो के भी मरकज़ गुरेज थे, जिसमें अपना कल्चरल जो हमारा शिफ्ट है उसको भी देख लें। बहुत अच्छा। मरकज़ पजीर हो के भी मरकज़ गुरेज थे, तब्दीली मदार में मारे गए हैं। और शेर है कि जहरीले मौसमों के इरादे न पड़ सके, वाह, जहरीले मौसमों के इरादे न पड़ सके, उम्मीदे बरगोबार में मारे गए हैं हम। मंजिल के इंतज़ार में मारे गए हैं हम, एक दश्ते बेकिनार में मारे गए हैं। क्या अच्छा। अबरार, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतना बहुत कुछ किया ज़िंदगी में, सदाकारी से लेके डॉक्टरी तक, रिलेशनशिप, काउंसलिंग से लेके न जाने क्या 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 करना अभी बाकी है? कोई एक ख्वाहिश जो करना चाहते हो? मैं इसी को लेके आगे जाना चाहता हूँ, मतलब CBT को प्रैक्टिस करूँ, और मैंने कहा इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरा, हो सकता है। और अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज़ में टूटती हुई फैमिली को, और एक बदलते हुए ताल्लुक़ को, एक डिटीरियोरेट होती हुई सोसाइटी को, डिसइंटीग्रेट होती हुई सोसाइटी को आप बचा सकते हैं, तो जितना कंट्रीब्यूशन आप करें, और मैं इसी को लेके आगे चलना चाहता हूँ, और यही मेरी मंजिल है। और दूसरा, कुछ नया तो नहीं करना ज़िंदगी में? एक गम नहीं, एक गम जो है, एक पैथॉस जो है वो है कि हमारी सोसाइटी जो है उसकी डायरेक्शन अभी तक तय नहीं हो सकी, और अभी तक हम जो है ना भूले हुए हैं, और हमारी मंजिल नहीं है। और आप देखें हर लिहाज से, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, हमें अभी भी अपना रास्ता, और वो जो मोहब्बत है अपनी लैंड से, जो मदर फिक्सेशन है, वो मुझे रुलाती है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो वो एवर गोइंग है, इसके लिए मोटिवेशनल स्पीकिंग है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लेक्चरिंग है, वो मैं कर रहा हूँ, और इसमें मैं एक्टिव हूँ। उसको मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइज और मुनज़्ज़म करना चाहता हूँ, यही मेरा है, और कुछ नहीं। और बहुत कुछ मिल गया, और ये है कि आगे मौत की हसीना का इंतज़ार करेंगे। इसमें भी मैं जो है थोड़ा पॉजिटिव हूँ, और ये मैंने सीखा कि यार ये जो, अच्छा मेरा एक, बल्कि मैं उसको कहता हूँ, मेरा सेइंग है कि डेथ इज़ द ऑर्गेज़म ऑफ लाइफ। इसकी तफसील में बाद में हम जाएंगे, फिर कभी डेथ क्या है, और ठीक है, इसकी तफसील में फिर कभी जाएंगे। बहुत लुत्फ़ आया डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात करके बड़े अरसे के बाद, और रेडियो पे आपको बहुत सुना, और आज आपका कलाम। खुश रहिए, जीते रहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान की खुसूसी नशिस्त हमारे साथ एक्सपीरियंस की, तजुर्बे मिलाए। हमारे इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। कुछ ऐड करना चाहें,
आप हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, रहनुमाई फरमाइएगा। खुश रहिए, खुदा हाफिज़।